हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलजी का ये जो एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर को किस तरह से ठीक किया जाता है। इस रेफ्रिजरेटर में एक प्रॉब्लम है कि फ्रिज को कुछ समय तक चालू रखने के बावजूद भी इसमें बिल्कुल ठंडी हवा नहीं आती, मतलब इवेपोरेटर ठंडा नहीं होता। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर का ये जो सेंसर है, इस सेंसर को हमने फ्रीजर में रखा है और फ्रिज को चालू किया है। अगर फ्रिज को चालू करते तो फ्रीजर का टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर सेंसर इवेपोरेटर में रखने के बावजूद हमें इस थर्मामीटर के ऊपर कुछ टेम्परेचर कम होते हुए दिखना चाहिए, जो अभी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हो कि रेफ्रिजरेटर को हमने चालू किया। कस्टमर की ये परेशानी थी कि फ्रिज को चालू रखने के बावजूद भी इसमें कुछ भी ठंडे हवा नहीं आती, मतलब कोई भी सामान अगर रखो तो ठंडा नहीं होता। आप यहाँ पर देख रहे हो थर्मामीटर में एज इट इज़ जो टेम्परेचर था वही है। तो अभी इस समस्या को हम कैसे ठीक करेंगे, ये आज हमें सीखना है। अभी हम पीछे के साइड पर आए तो रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले कंप्रेसर का करंट चेक करने के लिए यहाँ पर क्लैम्प मीटर लगाएं और क्लैम्प मीटर के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो कि करंट हमेशा कम ज़्यादा हो रहा है, जो कि 0.6, मतलब करंट कुछ ज़्यादा है। अभी ये करंट कम ज़्यादा क्यों होता है, इसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम चेक करें तो एक चार्जिंग लाइन हमें प्रेशर गेज में लगाइए और प्रेशर यहाँ पर चेक करें तो प्रेशर बराबर है कि 10 PSI यहाँ पर प्रेशर बता रहा है, तो प्रेशर सही बता रहा है। जबकि यहाँ पर करंट भी सही है, मतलब 0.6, 0.9 ऐसे कम ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली ये स्टेबल करंट लगभग हमें 0.4 to 0.5, मतलब 0.5 के बराबर दिखाना चाहिए, जो अभी यहाँ पर करंट कभी भी कम ज़्यादा होता है। और एज इट इज़ यहाँ पर अगर चेक किया तो कंप्रेसर का जो चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन के ऊपर हमने ये लाइन को जोड़कर इसी लाइन को आगे इस गेज में जोड़िए, जो गेज में हमें प्रेशर बराबर बता रहा है, लेकिन फ्रीजर में कुछ भी ठंडी हवा नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर अभी हम चेक करें कि टेम्परेचर जो था वही है, मतलब टेम्परेचर में कुछ भी बदलाव नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले अभी हम इसके स्टेप बाय स्टेप एक एक पाइप को छूते हुए जाएंगे कि कौन सा पाइप गर्म और कौन सा पाइप ठंडा है। अधिकतर ऐसी समस्या है जब आपका कंडेंसर, रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर में ब्लॉकेजेस होना, अर्थात सब कूल्ड होना। इस स्थिति में रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर में ही सब गैस लिक्विड फॉर्म में बदलता है और उसी जगह पर रुकता है। तो उस स्थिति में हमें ये परेशानी मिलती है। तो अभी हम चेक करते हैं। देखो अभी यहाँ पर अगर देख रहे हो तो क्लैम्प मीटर में करंट हमेशा कम ज़्यादा होते जा रहे हैं। कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन को अगर हम छू के देखते हैं तो ये बिल्कुल ठंडा है, हल्का सा गर्म हल्का सा ठंडा है। ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर में ऊपर वाले भाग में ये जो यहाँ पर कॉइल है, इस कॉइल में ये जो पाइप है, ये पाइप के ऊपर स्वेटिंग आ रही है, मतलब ये पाइप पूरा यहाँ पर चिल लग रहा है। ये अगर कभी ऐसे हुआ कि कंडेंसर के ऊपर वाले भाग में, मतलब 1, 2, 3 ऐसे पाइप में अगर कभी चिल्ड गैस लगने लगा तो समझ जाना कि आपका कंडेंसर सब कूलिंग हो रहा है। सब कूलिंग मतलब ये जो गैस है, यहाँ से गैस जो आपके ड्रायर फिल्टर में अगर जाता है, ये ड्रायर फिल्टर में न जाते हुए ये पूरा गैस इधर ही लिक्विड फॉर्म में बदलता है और यही लिक्विड फॉर्म में इधर ही बदलने के कारण गैस पूरे सिस्टम में सर्कुलेशन नहीं होता, जिस कारण आपके रेफ्रिजरेटर में सही तरह से ठंडी हवा नहीं होती। तो अभी हमें इसमें सॉल्यूशन क्या है ये चेक करें। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ये है कि इसके फ्रिज की सप्लाई को हम बंद करेंगे। सप्लाई को बंद करने के बाद यहाँ से ये जो चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन में से जो चार्जिंग लाइन लगाई, यहाँ से गैस को रिलीज करना है। इसके साथ साथ अगर सेल्फ वैक्यूम के लिए अगर कोई पाइप या कैपिलरी ट्यूब लगी है तो उस पाइप को यहाँ से ब्रेक करके पूरा गैस को रिलीज करना है। तो अभी हम काम के लिए शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बताया कि ये कैपिलरी ट्यूब या चार्जिंग लाइन, यहाँ से हम गैस को रिलीज कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में हमेशा ध्यान में रखना कि फिल्टर का जो आउटलेट पाइप रहता है, जहाँ पर हम कैपिलरी ट्यूब जोड़ते हैं, फिल्टर का इनलेट, उस इनलेट के पाइप में ब्रेक कर दो ताकि यहाँ से पूरा गैस बाहर चला जाएगा। बाद में यहाँ से चार्जिंग लाइन के पास से लाइन को लूज कर दो, यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगा। कभी भी अगर आपका रेफ्रिजरेटर चालू स्थिति में है, मतलब कंप्रेसर पहले से चालू था लेकिन कूलिंग नहीं हो रही, तो उस स्थिति में अगर आपको गैस रिलीज करना है तो इस सेल्फ वैक्यूम वाले लाइन का प्रयोग करना है, या कंडेंसर का जो आउटलेट रहता है, इस आउटलेट लाइन का प्रयोग करना है। अगर अपने कंप्रेसर चालू था या ओवरहीट है, ओवरहीट होने के बावजूद आप सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन से गैस को रिलीज करते हो, तो ऑलरेडी कंप्रेसर के अंदर का हीटिंग गैस बाहर निकलते समय वाइंडिंग को छूने से या ज़्यादा मात्रा में वाइंडिंग के ऊपर लोड डालने से वहाँ के वाइंडिंग, कंप्रेसर के अंदर की वाइंडिंग जल सकती है। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि गैस रिलीज करते समय
ये जो कंडेंसर का आउटलेट लाइन रहता है इसे हेक्सा ब्लेड या ट्यूब कटर से कट करना है, या फिर कैपिलरी ट्यूब के जो आउटलेट मतलब ये जो सेल्फ वैक्यूम की जो कैपिलरी लगी है इस लाइन को हमें ब्रेक करना है। तो अभी हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए स्ट्रिपर लिया, इस स्ट्रिपर के द्वारा पाइप के ऊपर इसको गोल गोल ऐसे घुमाना है। एक हाथ से कैपिलरी टिप जो अपना सेल्फ वैक्यूम का जो पाइप है उसको पकड़ो और दूसरे हाथ से स्ट्रिपर को इसके ऊपर ऐसे घुमाओ। उसके बाद प्लायर लेना है, प्लायर लेके इसको कट मारो। देखो यहाँ से अभी पूरा गैस बाहर चला गया। आप यहाँ पर देख रहे हो गेज में तो प्रेशर वही है। अभी इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो कंडेंसर में गैस सब कूलिंग जो हुआ था कंडेंसर में ऑलरेडी पहले से ब्लॉकेज है। इसके साथ साथ इसकी ये जो कैपिलरी ट्यूब है इस कैपिलरी ट्यूब में भी ब्लॉकेजेस है, मतलब कैपिलरी ट्यूब भी चोक है। तो कैपिलरी ट्यूब को भी हमें फ्लश करना है। इसके साथ साथ ये जो कंडेंसर लगा है इस कंडेंसर को भी हमें यहाँ पर फ्लश करके लेना है। तो फ्लशिंग करने के लिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इसमें आपको R410 या R32 गैस का प्रयोग करना है। अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस नहीं है तो नाइट्रोजन गैस रहेगा तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी मात्रा में आपका कंडेंसर और कूलिंग कॉइल सब फ्लशिंग हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से गैस को रिलीज किया। रिलीज करने पर यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि अभी हवा अभी तक आ रही है, मतलब आपको गेज के अंदर तो बैक प्रेशर अभी बंद स्थिति में 10 PSI बता रहा है कि 10 का प्रेशर अभी भी बता रहा है, मतलब इस सिस्टम के अंदर गैस है। देखो जब तक पूरा गैस रिलीज नहीं करते ना तब तक कोई भी पाइप को गर्म करके निकालना नहीं है, नहीं तो आग लग सकती है, यहाँ पर आग पकड़ सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो गेज में आप ऊपर देख रहे हो कि जो 10 PSI का प्रेशर है, मतलब क्या अभी सिस्टम में गैस है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, ये जो वॉल इस वॉल को लूज करना है। अगर गेज नहीं लगा है तो चार्जिंग लाइन को लूज कर दो। अभी मैं यहाँ से वॉल को लूज कर रहा हूँ तो पूरा गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि गेज में पूरी तरह से गैस का प्रेशर 0 है, मतलब हमने चार्जिंग लाइन के द्वारा यहाँ से जो भी गैस था इस गैस को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। अभी गैस को रिलीज करने के बाद जो फ्रीजर कॉइल है अंदर की, इस फ्रीजर कॉइल को हमें बाहर निकालना है। फ्रीजर कॉइल को बाहर निकाल के ये जो सक्शन का जो पाइप है इस सक्शन के पाइप को और कैपिलरी ट्यूब को हमें यहाँ से चेंज करना है। ये जो आपको सक्शन का पाइप दिख रहा है इस सक्शन के पाइप को, ये जो सक्शन का पाइप है और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इस कैपिलरी ट्यूब को यहाँ से निकालना है और बाहर से एक सेपरेट सक्शन का पाइप लगाना है। अभी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस फ्रीजर को, ये जो फ्रीजर इस फ्रीजर को हमें इस फ्रिज में से बाहर निकालना है और इसकी कैपिलरी ट्यूब और सक्शन का जो पाइप है इस सक्शन के पाइप को और कैपिलरी ट्यूब को हमें चेंज करना है। चेंज करने से पहले इस पूरे फ्रीजर को हमें यहाँ से R32 गैस के द्वारा इसको फ्लश करके लेना है। तो अभी हम सबसे पहले इस फ्रीजर को खोलने के लिए इसके जो ऊपर की ओर यहाँ पर जो स्क्रू दिख रहे हैं इस स्क्रू को यहाँ से निकालना है। स्क्रू को निकालने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये फ्रेम के जो 2 स्क्रू है इस फ्रेम के स्क्रू को भी यहाँ से निकालना है। फिर फ्रेम के स्क्रू को निकालने के बाद ये फ्रेम निकलेगा। फिर यहाँ से इस फ्रीजर को धीरे धीरे इसे नीचे पुश करते जाना है। तो अभी मैं हमको वही दिखाने वाला हूँ कि फ्रीजर को किस तरह से निकाला जाता है। देखो अभी जैसे शुरुआत में मैंने आपको वीडियो में बताया ना कि फ्रीजर के मतलब इस फ्रीजर को नीचे लेने के लिए इसके जो चारों जो स्क्रू थे स्क्रू को हमने यहाँ से खोले। स्क्रू को खोलने के बाद इस फ्रीजर को ऐसे फ्रीजर के ऊपर ऐसे हाथ रख के इसको धीरे धीरे नीचे की ओर पुश करो तो इसके जो पाइप है ना ये पाइप आपको दिखाई देंगे। अब ये जो इसका जो सक्शन का जो पाइप है ये और इस कैपिलरी ट्यूब इसको यहाँ से कट करना है और फ्रीजर को पहले बाहर निकालना है। जब कट करके फ्रीजर को बाहर निकालेंगे तो उसके बाद ये जो दोनों भी पाइप है जहाँ से मतलब फ्रिज में जो एंटी बॉडी से जो पाइप नीचे आए यहाँ से इसको हम कट करेंगे। अभी इस पाइप को यहाँ से निकाल के ही देना है क्योंकि इस पूरे पाइप में ऑयल फंसने के कारण इस फ्रीजर में ना कूलिंग हो पाती है ना कंडेंसर में से सही तरह से गैस सर्कुलेशन हो पाता है। कंडेंसर को भी हमें फ्लश करके लेना है लेकिन उसके पहले इस फ्रीजर फ्रेम को मतलब फ्लशिंग करके यहाँ के पूरे असेंबली को फिट करके लेना है। फिर हम कंडेंसर की ओर जाएंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं इस पाइप को यहाँ से कट करके इस फ्रीजर को सिस्टम में से बाहर निकालेंगे। मैंने पकड़ का प्रयोग करके ये जो पाइप है इस पाइप को ऊपर से यहाँ से कट किया, कैपिलरी ट्यूब को यहाँ से कट किया और अभी फ्रीजर को ये जो फ्रीजर है इस फ्रीजर को यहाँ से बाहर निकाल के लेना है। फ्रीजर को बाहर निकाल के अभी अपने फ्रिज के ऊपर रखेंगे। फिर इसको सेपरेटली हम गैस के द्वारा फ्लश आउट करके लेंगे।
फ्रीजर को फ्लश करने के लिए हमने फ्रीजर को सिस्टम में से बाहर निकाला। अब यहाँ पर जो देख रहे हो, अभी इस फ्रीजर को फ्लश करने से पहले इसके चारों तरफ से सफाई करके लेनी है। पाइप होते हैं, इस पाइप को इसके जॉइंट्स पे यहाँ पर ऐसे हाथ या उंगली रख के इसको हल्का से ऐसे हल्के धीमे हाथों से ऐसे ऊपर उठाए। सेम ये दूसरे पाइप को भी ऐसे ही करना है। अगर आपने डायरेक्ट इसको ऐसे ऊपर उठाया तो ये जो इसका मेन जॉइंट जो रहता है यहाँ से क्रैक होने की संभावना होती है। इसके लिए इसके मेन जॉइंट के ऊपर ऐसे हाथ से उंगली से पकड़ के रखना है, फिर इसको जिस दिशा में चाहिए उस दिशा में आप उसको मोड़ सकते हो। अभी हमने इसके दोनों पाइप को ऊपर उठाया। अभी शुरुआत में इसका जो मेन जॉइंट है, इस जॉइंट को यहाँ से गर्म करके निकालना है। फिर सेम ये जो पाइप है जहाँ पर कैपिलरी ट्यूब जोड़े, इस कैपिलरी जोड़े हुए पाइप को भी हमें थोड़ा सा कट करना है और बाद में वहाँ पर अच्छी मात्रा में फ्लश करके उसको लेना है। तो फ्लश सही तरह से होना चाहिए, इसके लिए इसको कट करना है, क्योंकि कैपिलरी से तो हम फ्लश नहीं कर सकते। तो एकदम छोटी ट्यूब है, इसमें से प्रेशर सही तरह से फ्लश नहीं होगा। तो फ्लशिंग होने के लिए इस पाइप को यहाँ से ट्यूब कटर द्वारा कट करना है। जब ट्यूब कटर से हम इसको कट करेंगे तो फ्लशिंग करने में हमें ईजी होगा, फ्लशिंग करने के लिए हमें मदद मिलेगी। इसके लिए इसको यहाँ से कट करना है। अभी हमने लिया ये जो पाइप है, इस पाइप को शुरुआत में अच्छी तरह से इसको फ्लश करके लेंगे। फ्लश करने के बाद इसको हम यहाँ से गर्म करके ये जो पाइप है, इस पाइप को यहाँ से निकालेंगे। कूलिंग कॉइल को फ्लश करने के लिए अभी हमने इसके कैपिलरी वाले भाग के ऊपर एक 316 का छोटा सा पाइप लिया। अभी ये जो इनलेट का जो पाइप है वहाँ पर हम ऐसे कपलर वॉल का प्रयोग करेंगे। कपलर वॉल लगा के फिर यहाँ से गैस प्रेशर छोड़ के आउटलेट लाइन से इसको फ्लश करके लेना है। जब तक फ्लश करना है तब तक पूरी तरह से ऑयल बाहर नहीं निकलता। अधिकतर अगर आप गैस का प्रयोग कर रहे हो या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर रहे हो तो फ्लशिंग करने से पहले कभी भी कूलिंग कॉइल को ओवरहीट करना, मतलब पूरी तरफ से ब्लो लैंप या ब्रेजिंग नोजल लेकर अच्छी तरह से गर्म करना। गर्म करने से क्या होगा कि इस ऑयल में कहीं पर भी अगर इस कॉइल के अंदर जो भी कुछ ऑयल या मॉइस्चर चिपका हुआ रहेगा या अटका हुआ रहेगा तो फिर उसको गर्म करने से वो वेपर में बदलता है, वाष्प में बदलता है। और उन्हीं वाष्प को अगर हम किसी गैस प्रेशर द्वारा अगर फोर्स देते हैं या प्रेशर दे के बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं। इसके लिए कभी भी कॉइल को फ्लश करने से पहले अच्छी मात्रा से गर्म करके लेना है। उसके बाद ही कोई नाइट्रोजन गैस हो या कोई अलग गैस अगर आप फ्लशिंग के लिए ले रहे हो तो उससे आसानी से फ्लश कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, कपलर वॉल का प्रयोग करना है। कस के टाइट करना है, इस तरह से टाइट करेंगे कि वॉल पाइप के ऊपर ऐसे हिलना नहीं चाहिए। सही तरह से टाइट हो गए। अभी यहाँ पर हम चार्जिंग लाइन लगाएंगे और वही चार्जिंग लाइन को इस गैस सिलेंडर के साथ जोड़ना है। जब भी हम यहाँ से ऐसे गैस छोड़ेंगे तो इसके आउटलेट लाइन को यहाँ से फ्लश करके लेना है। फ्लश करते समय हाथों में कपड़ों का प्रयोग करना है। इसके लिए हमने एक चार्जिंग लाइन लिया, स्पैनर का प्रयोग करना है, एडजस्टेबल स्पैनर। चार्जिंग लाइन को दूसरे भाग को कपलर के वॉल पे जोड़ना है। जैसे शुरुआत में मैंने बोला कि इसको फ्लश करने से पहले हमें हीट करके लेना है, तो नोजल लेके अभी हम इसको सही तरह से हीट करेंगे। जितना हो सके उतना हीट गर्म करने का प्रयास करेंगे। कूलिंग कॉइल को सभी तरफ से अच्छी मात्रा में गर्म करके लें।
सही तरह से हीट करने के बाद कूलिंग कॉइल को अच्छी मात्रा में मैंने गर्म किया। अभी गर्म करने के बाद यहाँ से वॉल को ओपन करो और यहाँ से इसको फ्लश करो। देखो इसको यहाँ से अभी ओपन करता हूँ तो आउटलेट की ओर ध्यान देते रहना। ये जो आउटलेट है ना, इस आउटलेट की ओर ध्यान देते रहना, वहाँ से कचरा निकलेगा। देखो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरा गंदगी है, अंदर का ऑयल है। अगर हमने कॉइल को गर्म नहीं किया होता तो इस तरह से कचरा बाहर नहीं निकलता। तब तक होल्ड करके रखना जब तक प्रेशर रुकता नहीं। प्रेशर जैसे बाहर फेंकेगा तो जोर से हाथ को खोल देना, इसको जो फ्लश करना। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें से कुछ भी मॉइस्चर बाहर नहीं आ रहा है। फ्लशिंग करने से पहले यानी कि शुरुआत में, सबसे शुरुआत में इतनी गंदगी इसकी बाहर निकली है कि अब ये पूरा कॉइल आपका साफ हो चुका है। तो साफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि कूलिंग कॉइल को अच्छी तरह से गर्म करके लेना है, फिर ही फ्लश का प्रयोग करना है। भले ही गैस से फ्लश करने के लिए आपको थोड़ा सा खर्चा आएगा, लेकिन ये कस्टमर के लिए और आपके लिए सही रहेगा कि इस फ्रिज में बार बार कंप्लेंट नहीं आएगी और कूलिंग में मतलब आपको बढ़ोतरी आसानी से देखने मिलेगी। कि जहाँ पर -7 -8 टेम्परेचर आता था वो लगभग -15 -16 तक इसमें आसानी से आपको टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन की पूरी क्रिया इस इवेपोरेटर के अंदर ही होती है। तो इवेपोरेटर सुरक्षित और साफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो साफ करने के लिए आपको ऐसे गैस से उसको फ्लश करना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से साफ हो चुका है। अभी हमें यहाँ से वॉल को बंद करके फ्लशिंग की क्रिया बंद करनी है, क्योंकि अभी लगभग हमें कंडेंसर जब तक फ्लश नहीं करते तब तक नहीं लगने वाले। अभी हमारा मेन काम था कि कूलिंग कॉइल को फ्लश करना। कूलिंग कॉइल को फ्लश किया। देखो अभी यहाँ पर कूलिंग कॉइल को फ्लश करते समय एक समस्या आपको आ सकती है कि इसको हीटिंग करके फ्लश करेंगे तो कॉइल हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन इसको तुम लोग बाद में सीधा कर सकते हो। इसमें आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि ये जो सभी आपको बेंड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ट्यूब, ये ट्यूब पहले जो चपटे हुए थे वो अभी इसको गर्म करके फ्लश करने से ये आसानी से अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गए, मतलब गोल गोल हो गए, मतलब फूक गए। तो इस तरह से अच्छी मात्रा में फ्लशिंग करने से आपको रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। तो कभी भी फ्लश करते समय कॉइल को हीट करो, फिर गैस से फ्लश करो। ये जो अभी इनलेट का पाइप है, यहाँ पर हमें कैपिलरी ट्यूब जोड़नी है। तो कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर आसानी से जुड़ेगी, लेकिन ये जो आउटलेट का जो पाइप है, इस आउटलेट के पाइप का होल और सक्शन के पाइप का होल सेम है। तो अभी इसको अगर आपस में जोड़ना है तो हमें एक पाइप को स्वेजिंग करना होगा। तो स्वेजिंग करने के लिए स्वेजिंग टूल का प्रयोग करेंगे और इसमें से कोई भी एक पाइप को अभी हमें स्वेजिंग करना है। तो बेहतर होगा कि इसके जो इनलेट का जो पाइप आता है, इस इनलेट के पाइप को हम स्वेजिंग करके लेंगे। मतलब पाइप को अगर बेंडिंग वगैरह करना हुआ तो इस बेंडिंग करते समय ये पाइप में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जो मेन इसका जो पाइप है इवेपोरेटर का, कूलिंग कॉइल का, जो एक्स्ट्रा पाइप हमने यहाँ से जोड़ा है, इसके पाइप को स्वेजिंग करके लेंगे। स्वेजिंग करने के लिए सेम यहाँ से फ्लेयरिंग ब्लॉक लिया, जिसको यूनिवर्सल ब्लॉक कहते हैं। ये कोई भी पाइप में आसानी से मैच हो जाता है, मतलब फिट हो जाता है। इसके लिए प्रेस करना कि यूनिवर्सल ब्लॉक ही लेंगे। ब्लॉक को सही तरह से टाइट करना है। ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर नोज प्लायर घुमा के पहले यहाँ से जो इसका जो होल है, जो ओडी है पाइप का होल, इस होल को थोड़ा सा बड़ा करके लेना है, फैलाना है। देखो ये आसानी से अभी यहाँ से फैल गया है। अभी कूलिंग कॉइल को थोड़ा सा ऐसे नीचे की ओर झुका के रखना है और इसका जो होल था ना, जो आपने होल को ये जो फैला है, ये जो होल फैला है, इसके ऊपर फाइल मारनी है। और फाइल मारते समय अगर चाहो तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं,
लेकिन ऐसे रखने से अगर फाइल मारा तो फाइल मारते समय जो यहाँ पर जो रिमर कार्बन जो बनेगा ये वापस कॉइल के अंदर जाएगा, जो फ्लशिंग करने से वापस कुछ मतलब नहीं रहेगा, मतलब वो अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमने इस कूलिंग कॉइल को ऐसे उल्टा पकड़ा। कूलिंग कॉइल को उल्टा पकड़ के अगर इसके ऊपर फाइल मारेंगे तो जो भी रिमर या कचरा रहेगा ये सब ऐसे नीचे गिर जाएगा। फाइल यहाँ पर फाइल लगाने का रीज़न ये था कि जब हमने इसको फैलाया तो उस वक्त पाइप का जो ऊपर का जो व्यास था ये थोड़ा सा पतला हुआ। ब्रेजिंग करते समय वहाँ पर अगर ब्रेजिंग बैठती है और अचानक अगर हम लोग गलती से पाइप वहाँ वहीं से बेंड करने लगते हैं तो वो क्रैक हो सकता है। क्रैक नहीं होना चाहिए, साथ में जो इसके अंदर जो पाइप हम लोग डालेंगे वो फिट बैठना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर फाइल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फाइलिंग तो अभी किया, अभी इसको हम स्वेजिंग करके लेंगे। स्वेजिंग करने के लिए आपको मार्केट में जो साइज़ के स्वेजिंग रॉड चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है। अभी हम वहाँ पर स्वेजिंग करने के लिए एक 316 का छोटा सा स्वेजिंग रॉड प्रयोग करेंगे। मार्केट में ऐसे छोटे छोटे साइज़ के स्वेजिंग रॉड अवेलेबल है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये 316 का स्वेजिंग रॉड लिया और 316 के पाइप के अंदर ऐसे फिट किया। फिट करने के बाद अपने हाथों के बीचों बीच ऐसे फ्लेयरिंग ब्लॉक को पकड़े रहना है और हैमर से ये जो रॉड है इस रॉड के ऊपर इसे कसते जाना है। तब तक कसेंगे तब तक ठोकेंगे जब तक यहाँ से पाइप का व्यास थोड़ा सा फैलता नहीं। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाइप का व्यास फैल गया, स्वेजिंग हो चुका है। अभी जो सेम साइज़ की जो ट्यूब थी ना, ये सेम साइज़ की ट्यूब जब इस पाइप के अंदर डालेंगे तो आसानी से उसके अंदर जाएगी। मतलब दो समान में इसके पाइप को अगर आपको जोड़ना है तो उसके लिए आपको पाइप को स्वेजिंग करके लेना है, जैसे हमने अभी यहाँ पर उसको स्वेजिंग करके लिया। अभी स्वेजिंग करने के बाद इसको हम आसानी से ब्रेजिंग करके लेंगे और जैसी ब्रेजिंग हो जाएगा तो वापस एक कैपिलरी ट्यूब लेके इसी पाइप के साथ कैपिलरी ट्यूब भी जोड़ के लेंगे। तो अभी हमने इसके पाइप को यहाँ पर ऐसे फिट किया, मतलब सक्शन वाले पाइप के बीचों बीच यहाँ पर बराबर दोनों पाइप को आपस में यहाँ पर जोड़ के लिया। दोनों पाइप एक दूसरे से इसके अंदर जाके बैठ गए। अभी यहाँ पर इसको ब्रेजिंग करके लेना है। सक्शन के पाइप को मेन पाइप के साथ, मतलब इवेपोरेटर के आउटलेट पाइप के साथ हमने जोड़ के लिया। अब ये जो इसका एक जो इनलेट का जो पाइप था यहाँ पर अभी हमें कैपिलरी ट्यूब लगा के देंगे। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में 0.031 मतलब 0.031 इंच की 10 फीट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब प्रयोग करनी और जो भी कैपिलरी ट्यूब आप लगाएंगे उस कैपिलरी ट्यूब को जोड़ने के बाद ये सक्शन के पाइप के साथ टेपिंग करके, मतलब फिट करके, टच करके आउटलेट तक छोड़नी है। इससे क्या होगा कि हीट एक्सचेंज की क्रिया हो जाएगी और आपके रेफ्रिजरेटर में अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेशन होने चालू हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब लगा के लेंगे। देखो अभी कैपिलरी ट्यूब के बोर को अगर आपको काटना है, इसके अंदर का होल तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अगर उसको अभी हमें काटना है तो कैसे करेंगे, स्टिपर लेना है। स्टिपर का जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, इसके बीचों बीच कैपिलरी ट्यूब को रखना है और एक हाथ से कैपिलरी ट्यूब को पकड़े रहना है फिक्स, और दूसरे हाथ से ना केवल स्टिपर को ऐसे राउंड 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 घुमाएंगे। पूरा 360 डिग्री में इसको राउंड राउंड ऐसे घुमाना है। हाथ को दबा के, हल्के हाथों से दबा के इसको राउंड 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 ऐसे घुमाते रहना है। हल्का सा दबने पर जब आपको
इस पाइप के ऊपर ना ऐसे कटिंग पोजीशन मतलब कटिंग की रेशाएं दिखाई देगी। उसके बाद प्लायर वगैरह लेना है, बराबर जहाँ से कट किया था ना, जो निशान लगा है उसके आगे से उसको पकड़े रहना है पकड़ से, और इस पकड़ को ऐसे ऊपर नीचे करना है। एक दो बार ऐसे ऊपर नीचे कर दो, आपको आसानी से इसका होल ऐसे दिखाई देगा। देखो ये जो इसका होल है, ये आसानी से होल, इसके अंदर का होल दिखाई देगा, पहले आपको नहीं दिख रहा था। अगर ये कैपिलरी ट्यूब जोड़ते समय आपने इस बात के ऊपर अगर ध्यान दिया तो काम सही से बनेगा। अगर आपने इसको सही तरह से होल को ओपन नहीं किया तो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं होगी। तो हमेशा कैपिलरी ट्यूब को जोड़ते समय या कट करते समय आपके पास अगर कोई उपयुक्त साधन नहीं है तो आप स्ट्रिपर लेके उसको राउंड राउंड घुमा के आसानी से निशान लगाकर उसको कट कर सकते हो। अब इस कैपिलरी ट्यूब को हमें इनलेट पे जोड़ना है। जोड़ने से पहले ध्यान में रखना है कि लगभग 1 से 2 राउंड को अभी हमें इसके ऊपर ही रखना है, क्योंकि इनकेस वापस कभी कैपिलरी ट्यूब को निकाल के फ्लश करना हुआ तो ये कैपिलरी ट्यूब हमें उतनी वहाँ पर काम दे सकती है। तो अभी हमें क्या करना है कि इस कैपिलरी ट्यूब को लगभग 1 इंच तक इसके अंदर लगा के लेना है। 1 से 1.5 इंच कैपिलरी ट्यूब इस पाइप के अंदर जाएगी। कैपिलरी ट्यूब इस तरह से लगाने के बाद यहाँ से पाइप को हल्का सा पंच करके लेना है। देखो यहाँ पर अपने कैपिलरी ट्यूब को पिंच किया, और पिंच करने के बाद यहाँ से उसको ब्रेजिंग करो। कैपिलरी ट्यूब को जोड़ते समय फ्लेम का मतलब जो नोजल है, इस नोजल का फ्लेम कम रखना है, धीमी आंच, हल्की सी धीमी फ्लेम रखनी है, फिर पाइप को ब्रेज करना है। अगर मैं इन दोनों पाइप को जोड़ते समय फ्लेम को ज़्यादा रखा तो कैपिलरी ट्यूब अंदर ही पिघल जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, आपको बाहर से समझ में ही नहीं आएगा। फिर आप जब गैस चार्जिंग करते रहोगे तो फिर उस वक्त आपको बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो उससे बचने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर इन दोनों का इनलेट जोड़ते समय फ्लेम के प्रेशर को हल्का सा कम रखें। देखो अभी आपने यहाँ पर इस कैपिलरी ट्यूब को तो जोड़ दिया। अभी जोड़ने के बाद सबसे बड़ा काम, इम्पोर्टेंट काम आपको क्या करना है, ये जो पाइप है जहाँ से जोड़ा वहाँ से बराबर उंगली रख के इस कैपिलरी ट्यूब को हल्का से इसे पुश करो, बेंड करो, और बराबर जो पाइप अपने यहाँ पर जोड़ा है कैपिलरी इनलेट का, इस यहाँ इनलेट के भाग के यहाँ पर टेप लगा कर इस कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पर ऐसे बांध दो। अभी ये जो बचा हुआ कैपिलरी जो है ना, इस कैपिलरी को बराबर इस सक्शन के पाइप के साथ टेप लगाकर लगभग 2-3 इंच जगह छोड़कर टेप लगाकर इसको लास्ट तक लेके जाना है। इससे क्या होगा कि हीट एक्सचेंज की क्रिया होगी। अगर कंडेंसर में कभी गैस ठंडा नहीं हुआ तो कैपिलरी ट्यूब में से वापस वैसे आकर सक्शन के पाइप की ठंडी हवा लेकर, सक्शन के पाइप का ठंडा स्पर्श लेकर ये गैस
आगे जाते जाते आसानी से लिक्विड में बदल जाएगा और इवेपोरेटर के ट्यूब में लिक्विड जाने से इवेपोरेशन आसानी से होगा। साथ ही अगर कभी अपने रेफ्रिजरेटर में कुछ सामान नहीं रखा, आपका रेफ्रिजरेटर ऐसे निरंतर चल रहा है, तो उस वक्त ये लिक्विड का फ्लो या लिक्विड का स्पर्श, मतलब इवेपोरेटर के आउटलेट से जो गैस आना चाहिए वो गैस न आते हुए अगर कभी लिक्विड ही आया तो लिक्विड का स्पर्श इस कैपिलरी ट्यूब को लगने के कारण ये सक्शन लाइन मतलब कंप्रेसर में जाते जाते आसानी से गैस में बदल जाएगा। तो उसको बोलते हैं हीट एक्सचेंज की क्रिया, मतलब हीट एक्सचेंजर। तो हमेशा ही हीट एक्सचेंजर बनाने के लिए सक्शन लाइन और कैपिलरी ट्यूब को ऐसे आपस में जोड़ के ही कंप्रेसर के आउटलेट तक यानी कंप्रेसर के सक्शन लाइन तक उसको लेके जाना है। देखो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला ना कि कैपिलरी को इसका जो आउटलेट का जो पाइप है, इस आउटलेट के पाइप के ओर मतलब आउटलेट के पाइप के साथ ऐसे टच करके बांध के बाद में कंप्रेसर के सक्शन लाइन तक लेके जाना है। वैसे ठीक है, मैंने बराबर कैपिलरी ट्यूब को इस सक्शन के पाइप के साथ टेपिंग करके मतलब स्पर्श करके टच करके ऐसे आउटलेट तलक इसको जोड़ दिया। देखो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसके लास्ट के पाइप तलक मैंने बराबर कैपिलरी ट्यूब को यहाँ तक जोड़ दिया है। अभी हमें इस फ्रीजर को फ्रिज की बॉडी में मतलब अपनी जगह पर फिट करके लेना है। तो अभी हम सबसे पहले इस फ्रीजर को बॉडी के अंदर फ्रिज की बॉडी के अंदर फिट करके लेंगे। के लिए फ्रीजर फ्रेम डोर वगैरह सब फिटिंग करने के बाद ये चिल्लर ट्रे को लगाना ना भूलें। अभी इस पाइप के ऊपर हमें इंसुलेशन चढ़ाना है। ये जो आप देख रहे हो ना हीटलॉन, ये इंसुलेशन चढ़ाना है ताकि कंडेंसर की हीटिंग पाइप को नहीं लगना चाहिए और पाइप की ठंडी हवा मतलब पाइप के अंदर का ठंडे गैस का स्पर्श बाहर की हवा को या कंडेंसर को नहीं लगना चाहिए। इसके लिए इस पाइप के ऊपर हमें इस तरह से इंसुलेशन चढ़ा के लेना है। तो इंसुलेशन चढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब अगर डायरेक्ट ये इस पाइप के अंदर डालेंगे तो ये धारदार होने के कारण ये आसानी से ऐसे बाहर निकल सकता है, मतलब पाइप को इंसुलेशन पाइप को लग सकता है। इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पाइप है ना, इस पाइप को मतलब कैपिलरी के इनलेट को हल्का से ऐसे बेंड करके लेंगे। मतलब स्लीव के अंदर ये कैपिलरी ट्यूब को डालते समय ये कहीं पे टच मतलब कहीं से बाहर नहीं आएगा, धार करके कहीं से उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए अभी हमने क्या किया, आप यहाँ पर देखा कि इंसुलेशन को किस तरह से फिट किया। अभी इंसुलेशन फिट करने के बाद मेन काम है कि ये जो पाइप है ना, इस पाइप को बेंड करना। अगर डायरेक्ट एसी दिया कंडेंसर के ऊपर से तो ये कंडेंसर के पाइप को टच कर सकता है। इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बेंडिंग करने के लिए पहले उस तरफ हल्का सा बेंड करेंगे, फिर उसको नीचे की ओर बेंड करना है। तो अभी उस तरफ बेंड करने के लिए पहले इस पाइप को हल्का हल्का मतलब जहाँ से होल से जो पाइप बाहर निकले ना वहाँ पे ऐसी उंगली रखनी है और धीरे धीरे इस पाइप को आगे की ओर पुश करना है। आपको जहाँ से उसको लेना है पाइप को ऐसे बाहर खींच के रखना है और जितना हो सके उतना बेंड करो। ये देखो पाइप यहाँ पर बराबर ऐसे बेंड हुआ। अभी यहाँ से बाद में आपको वापस नीचे लेना है, तो नीचे लेते समय यहीं से आप नीचे लोगे ना, तो जहाँ से आपको नीचे लेना वहाँ तक ऐसे आपका फिंगर रखो और धीरे धीरे इसको ऐसे नीचे ले लो। पाइप बराबर बेंडिंग में आ गया। अभी ये जो स्लीव थी, इस स्लीव को ऐसे यहाँ तक लाके ऐसे छोड़ दो। स्लीव को लाने के बाद अभी आप यहाँ पर देखें केबल टाई वगैरह कुछ लेके पाइप को ऐसे यहाँ पर ऐसे बांध दो। इससे क्या आएगा कि स्लीव फिक्स रहेगी और सक्शन के पाइप का बाहर के वातावरण में कोई संपर्क नहीं आएगा, ना कंडेंसर की हीट उसको लग पाएगी। तो इस तरह से इंसुलेशन स्लीव उसके ऊपर चढ़ा के लेना। जो जूनी सक्शन लाइन जो थी उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। जूने सक्शन लाइन को पुराने सक्शन लाइन को हमने यहाँ से बाहर निकाला।
अभी वहाँ पर ये जो 316 का पाइप ऑलरेडी छोटा होने के कारण ब्रेजिंग में दिक्कत दे सकती है, तो पहले ही वहाँ पर एक कोई अलग से पाइप का टुकड़े का प्रबंध करके रखो। मतलब ये पाइप हम लोग आसानी से उसमें जोड़ सकते हैं। अब ये उसके अंदर तो नहीं जा रहा है, तो उसको सबसे पहले हल्का सा फैला के रख दो। इसका ब्रेजिंग हमें बाद में करके लेना है। देखो अब ये जो न्यू साइज़ का जो पाइप है, न्यू पाइप, इस पाइप को जब तक ये दोनों पाइप गर्म नहीं होते तब तक इसके अंदर नहीं डालना है। पाइप सही तरह से गर्म होने पर जितना हो सके उतना उसको अंदर की ओर पुश करो। लगभग 1 इंच तो पाइप अंदर जाना चाहिए। दोनों पाइप सही तरह से लाल हो चुके हैं। अभी जस्ट आपको करना क्या है, तो इसके ऊपर रॉड को हल्का से छोड़ दो। हल्का सा ऊपर से छोड़ देना है, वो अपने आप नीचे तक जाएगा और ब्रेजिंग पकड़ के रखेगा। चलो, जैसे हमने ये पाइप, सक्शन का पाइप इस तरह से यहाँ पर बेंड करके दिया, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कंडेंसर को भी सेम R32 या 410 गैस से फ्लश करके लेना है। फ्लश करने से पहले कंडेंसर को हीट करना है, देन उसको फ्लश करना है। तो फ्लशिंग करने के लिए आप इनलेट या आउटलेट के पाइप का प्रयोग कर सकते हो। हमने सेम इनलेट का पाइप यहाँ से ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पर कपलर लगाकर उसको आउटलेट द्वारा यहाँ से फ्लश किया। फ्लश वगैरह सब होने के बाद ये जो चार्जिंग वॉल है, एनआरवी जिसे कहते हैं, ये एनआरवी इस सक्शन चार्जिंग लाइन में यहाँ पर लगा दिए। अभी बारी आती है कि ये जो कंडेंसर का जो आउटलेट है यहाँ पर फिल्टर लगाने की। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये फिल्टर R600 तथा R134 है, ये दोनों गैसेस के लिए चलता है। कभी भी गैस चार्जिंग करें तो गैस चार्जिंग करते समय ये नए फिल्टर का ही प्रयोग करें। और ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर आपको ड्यूअल लाइन तथा सिंगल लाइन के भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ड्यूअल लाइन फ़िल्टर है। इस फिल्टर को हम ठीक यहाँ पर इसके कंडेंसर के आउटलेट पे ऐसे जोड़ेंगे। और सेकंड जो यहाँ पर पाइप है, इस पाइप को अभी हम यहाँ पर पिंच करेंगे, क्योंकि सिस्टम को सभी पाइप को जोड़ने के बाद हम इसको एक अच्छे वैक्यूम पंप द्वारा वैक्यूम करने वाले हैं। तो वैक्यूम पंप से जब आप वैक्यूम करते हो तो उस वक्त सेल्फ वैक्यूम की कोई आवश्यकता नहीं होती। अभी हम इस स्ट्रेनर को, जो ड्रायर फिल्टर है, इस फिल्टर को यहाँ पर ऐसे पिंच करेंगे। पिंच करने के बाद यहाँ पर आसानी से पाइप को ब्रेच करना है। तो पिंच करने के लिए मैंने ये प्लायर का प्रयोग किया। अब यहाँ पर पिंच करने के बाद इसको आसानी से यहाँ पर जोड़ के लेना है। अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमने एक क्वार्टर के पाइप को, लगभग 3 इंच के पाइप को यहाँ पर हमने जोड़ा। अभी इस पाइप के आउटलेट पे ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब को हमें यहाँ पर ऐसे जोड़ के लेना है। कैपिलरी ट्यूब के होल को पूरी तरह से ओपन करने के लिए सेम स्ट्रिपर के बीचों बीच इसको कैपिलरी ट्यूब को ऐसे पकड़े रहना है। और स्ट्रिपर को ऐसे कैपिलरी के चारों तरफ ऐसे घुमाओ, प्रेस करके। फिर जहाँ पर उसका निशान है, उस निशान वाले भाग के ऊपर पकड़ दो, ऐसे पकड़ो, ऊपर नीचे करके आप उसको आसानी से कट कर सकते हो। देखो, दोनों पाइप में आपको होल दिखाई दे रहा है, इतना होल दिखना ही चाहिए। अगर ये होल नहीं दिखा तो सिस्टम ब्लॉकेज हो सकता है, मतलब गैस इवेपोरेटर में जाने से पहले कैप फिल्टर में अटका हुआ रहेगा। ये चोकअप या ब्लॉकेज की संभावना नहीं आना चाहिए। इसके लिए पहले आपको यहाँ पर ये पाइप को अच्छी तरह से होल क्लीन करके लेना चाहिए। अभी क्या किया, तो इसका जो आउटलेट का जो पाइप था, इस पाइप को कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पर फिट करने के बाद इस इतने भाग को मैंने यहाँ पर पिंच करके लिया। अभी हम इस पाइप को जोड़ेंगे। जोड़ते समय जो सक्शन का पाइप था, इस सक्शन के पाइप को हमें हल्का सा खोल के लेना है और उसकी जगह पे वापस इसे सेटलमेंट करके लेना है। देखो, अगर ये ज़्यादा मात्रा में भागता है अपनी ओर
तो फिर उसको उसी जगह पर रहने दो। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि अगर आप ये पाइप जोड़ रहे हो तो उसका आउटलेट पाइप खुला होना चाहिए। तो फिर अगर ये आउटलेट पाइप अगर ये यहाँ से खुला हुआ नहीं रहता है तो उसका चार्जिंग का पाइप ओपन करके रख देना। मतलब इसको ब्रेजिंग करते समय अगर कैपिलरी ट्यूब में कुछ वेपर बनता है हीट के कारण, जो भी कुछ गैस बनेगा, तो ये गैस सक्शन के द्वारा यहाँ से बाहर निकल सकता है या फिर यहाँ से बाहर निकल सकता है। मतलब पाइप को या सिस्टम को पूरी तरह से सील नहीं करना है, तो कोई भी एक पाइप वहाँ से आपको ओपन करके रखना है। अगर आप इनलेट जोड़ रहे हो तो आउटलेट के पाइप को खोल के रखना है। कैपिलरी ट्यूब और फिल्टर का आउटलेट, इसको जोड़ते समय हमेशा प्रेशर हल्का सा कम रखना है, नहीं तो कैपिलरी ट्यूब को ज़्यादा मात्रा में हीट मिले तो कैपिलरी ट्यूब अंदर पिघल सकती है। जैसे ही आपका कैपिलरी ट्यूब का जॉइंट हो जाएगा, तुरंत सक्शन के पाइप को ब्रेजिंग करके लेना है। स्टॉप। फिल्टर का आउटलेट, कैपिलरी ट्यूब, सक्शन लाइन सब पाइप जोड़ने के बाद अभी ये जो एनआरवी वॉल है, इस वॉल को चार्जिंग वॉल में यहाँ पर फिट करके लेना है। फिट करते समय ये जो लॉक पिन होती है उसके सॉकेट में बराबर इस पिन को पकड़ के ऐसे पुश करना है, दबा के इसको घुमाते रहना है। दोनों हाथों का प्रयोग करें, एक हाथ से नट को पकड़ के रखना है। इस तरह से मैंने अभी यहाँ पर ये नट टाइट करके लिया। अभी चार्जिंग लाइन और गेज, वैक्यूम पंप लेकर अभी इस पूरे सिस्टम को हम तकरीबन आधे घंटे तक वैक्यूम करेंगे। सभी सिस्टम के पाइप को जोड़ने के बाद लास्ट में बारी आती है वैक्यूम विद गैस चार्जिंग। अभी सबसे पहले हम इसको वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम करने के लिए देखो कनेक्शन कैसे किया है। सबसे पहले गेज मैनिफोल्ड लिया है। गेज मैनिफोल्ड का जो मिडल का जो पोर्ट आता है, जो हम जो वैक्यूम पंप लगाएंगे या जो चार्जिंग सिलेंडर जो लगाएंगे गैस सिलेंडर, वो गैस सिलेंडर की चार्जिंग लाइन बीच वाले भाग में लगेगी। और अभी फ़िलहाल इसको वैक्यूम करने वाले हैं, फिर गैस चार्जिंग करने वाले हैं। तो वैक्यूम करो या गैस चार्जिंग करो तो उसके लिए लो प्रेशर गेज प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए लो प्रेशर गेज की चार्जिंग लाइन जो ब्लैक कलर में दिखाई है, ये हमने कंप्रेसर के साथ यानी कि फ्रिज के साथ लगाई है, क्योंकि इसी फ्रिज को वैक्यूम करने वाले, इसी को गैस चार्जिंग करने वाले। तो गैस चार्जिंग करने वाले लाइन को, यानी कि जिसमें गैस भरना है या वैक्यूम करना है, वो लाइन लो प्रेशर गेज में आएगी। और जो बीच का जो भाग आता है, जो बीच की जो चार्जिंग लाइन आती है, ये हम वैक्यूम पंप पे लगाएंगे। यहाँ पर वैक्यूम पंप पे चार्जिंग लाइन को लगा के लेना है। गेज के वॉल को पहले मैंने पूरी तरह से खोल के रखा है। अभी वैक्यूम पंप की सप्लाई देना है। वैक्यूम पंप की सप्लाई देने से पहले देख लेना है कि इसका जो एग्जॉस्ट पाइप जो है ये ओपन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें ऑयल भी पूरी तरह से होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें ऑयल भी बराबर है। अभी वैक्यूम पंप को तकरीबन हम 25 मिनट तक चालू रखेंगे। जैसे अब वैक्यूम करेंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम से मॉइस्चर निकलते हुए दिखेगा। देखो इतना मॉइस्चर सिस्टम के अंदर रहता है। तो ये पूरा मॉइस्चर ना वैक्यूम पंप अगर आप लगा के गैस चार्जिंग करते हो तो ही फ्रिज के अंदर का सारा मॉइस्चर बाहर निकल जाता है। वैक्यूम करने के लिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि डबल स्टेज का जो वैक्यूम पंप है ये हम इस्तेमाल करते हैं। इससे वैक्यूम अधिक
फास्ट होता है और गैस चार्जिंग करते समय कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। वैक्यूम कितनी मात्रा में हुआ है ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर गेज लगाया। प्रेशर गेज में आपने देखा कि शुरुआत में ये जो स्केल थी ये 0 पे थी, ये जो प्रेशर गेज की जो स्केल थी ये 0 पे थी। अभी फ़िलहाल ये स्केल -30 आ गई। तो इस तरह से लगभग अगर आप इस मीटर द्वारा चेक करते तो इसमें आपको -28 इंच तक ये आपको वैक्यूम प्रेशर बताएगा। ये क्रिया लगभग हम लोग 20 से 25 मिनट तक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि तकरीबन 25 से 30 मिनट वैक्यूम करने के बाद ये जो डायल स्केल है टोटली -28 इंच तक आ गई है। अभी हमें सबसे पहले ये जो गेज का जो वॉल है इस वॉल को बंद करना है। गेज के वॉल को यहाँ से बंद किया, अच्छी तरह से कस के टाइट करना है ताकि इसके अंदर वापस दोबारा एयर ना जा सके। वॉल को बंद किया। वॉल को बंद करने पर अगर ये डायल स्केल वापस रिवर्स जाती है तो समझ जाना है कि सिस्टम में लीकेज है। अगर ये उसी जगह पर रुक के रहती है मतलब आपका सिस्टम ओके है। अभी हम यहाँ से चार्जिंग लाइन निकाल देंगे। वैक्यूम पंप से लाइन को निकालें, वैक्यूम पंप को बंद किए। वैक्यूम पंप की सप्लाई यहाँ से हटानी है। अभी वैक्यूम पंप का काम हो चुका है, इसको ज़रा साइड में करके रखना है। अभी नेक्स्ट स्टेप है गैस चार्जिंग। गैस चार्जिंग करने के लिए सेम जो वैक्यूम पंप की चार्जिंग लाइन निकाली उसको गैस सिलेंडर पे लगाना है। सिलेंडर के वॉल को खोलकर गैस सिलेंडर को ऐसे उल्टा करना है, टोटली उल्टा करना है। इसमें जो गैस भर है वो R134 ये गैस है। वॉल को पूरी तरह से खोला, सिलेंडर को ऐसे उल्टा ही रखना है। अभी ये इस गेज के यहाँ से ये जो डिस्चार्ज वाला जो गेज है इस गेज को ओपन करो ताकि इस चार्जिंग लाइन के अंदर जो भी कुछ एयर रहेगी ये एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। उसको बोलते हैं पर्जिंग करना। ये एयर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइन के अंदर की अपनी एयर नहीं निकाली तो वैक्यूम करके कोई मतलब नहीं होगा, सिस्टम में कूलिंग नहीं होगी। इसलिए एयर निकालने के लिए हमें पर्जिंग करना ज़रूरी है। जैसे मैं इस वॉल को खोलूँ तो यहाँ से कुछ गैस बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं पर्जिंग करना। मतलब पर्जिंग में सिस्टम के अंदर अगर ऐसा कुछ ऑयल या कुछ चार्जिंग लाइन के अंदर कुछ कचरा रहेगा तो टोटली बाहर निकल जाता है। देखो ये जो आपने देखा इस सिस्टम के अंदर जो भी ऑयल वगैरह रहता है पूरा बाहर निकल जाता है। मतलब चार्जिंग लाइन के अंदर के ऑयल को बाहर निकालने के लिए इस लाइन को पर्जिंग करना ज़रूरी है। अब इसको हमने पर्जिंग करने का वॉल को टाइट किए। अभी फ्रिज बंद पोजीशन में हमें लगभग 60 psi तक इसमें गैस भरना है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि -30 है, ये हम लगभग इसके अंदर 60 psi तक गैस भरेंगे। तो इस वॉल को धीमी गति में खोल के रखना है, धीमे धीमे खोल के रखना है। जैसे ही 60 psi हो जाएगा यहाँ से वॉल को हम बंद करेंगे। बराबर 60 psi किया। अभी हमने यहाँ से वॉल को बंद किया, इस वॉल को बंद किया। अभी यहाँ से सिलेंडर के वॉल को भी बंद करना है। अभी हमने लगभग इसके अंदर 60 psi तक स्टैंडिंग प्रेशर भरा। स्टैंडिंग मतलब मशीन बंद में, मशीन बंद पोजीशन में मशीन के अंदर या फ्रिज के अंदर 60 psi तक गैस भर दिया। इतना गैस भरना ज़रूरी है। अभी लगभग 10 मिनट बाद, कम से कम 10 मिनट, मैक्सिमम आप आधे 1 घंटे बाद फ्रिज को चालू कर सकते हो, लेकिन कम से कम 10 मिनट होल्ड करना है। 10 मिनट बाद जब हम फ्रिज को चालू करेंगे तो ये जो डायल स्केल 60 पे ये लगभग 10 से 12 डिग्री psi तक आके रुकेगी और उस वक्त हमारे फ्रीजर का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहिए। और यहाँ पर क्लाइम मीटर लगा के जब करंट चेक करेंगे, जब फ्रिज को चालू करें तो चालू करते समय ये जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर में से किसी एक वायर के अंदर आपको क्लाइम मीटर लगाना है और क्लाइम मीटर लगा के उसका मशीन का यानी कि फ्रिज का चालू पोजीशन में करंट चेक करना है। तो लगभग इसका करंट 0.5 to 0.6 एम्पेयर होगा। और यहाँ पर प्रेशर
10 से 12 डिग्री pSig रहेगा। आपके फ्रीजर का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो इन स्थिति में समझ जाना है कि आपका फ्रिज मतलब गुड कंडीशन में हो चुका है। अभी इतना ये सब फ्रिज रेडी करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम इस लगभग 10 मिनट का वेट करेंगे। 10 मिनट बाद फ्रिज को चालू करके इसका सब रिपोर्ट चेक करेंगे। अभी लास्ट में 10 मिनट बाद जब आपने फ्रिज को चालू किया तो उस वक्त यहाँ पर प्रेशर देख सकते हो कि बराबर 10 pSig इसमें प्रेशर है। टेम्परेचर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर थर्मामीटर यहाँ पर देखा शुरुआत में 33 डिग्री सेल्सियस था, अभी 24 डिग्री सेल्सियस है। ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। हम यहाँ पर लगभग -15 डिग्री सेल्सियस तक इसका रीडिंग लेंगे। करंट की ओर आते हैं तो करंट यहाँ पर चेक करना है। शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि इसमें लगभग 0.5 to 0.6 एम्पेयर करंट जाएगा। ये बराबर 0.5656 करंट कंज्यूम कर रहे हैं। अभी तक गैस पूरे सिस्टम में सर्कुलेशन होने के लिए कुछ समय लेगा, तब तक इसकी रीडिंग ऐसी चेक करती रहनी है। ये जो सक्शन का पाइप है, सक्शन के पाइप के ऊपर कुछ ही समय में स्वेटिंग आएगी। अगर ये स्वेटिंग दे रहा है मतलब गैस चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसके हर एक पाइप की रिपोर्ट लेंगे। डिस्चार्ज का पाइप है ये गर्म हो जाएगा। इसी तरह से सिस्टम के अंदर गैस चार्जिंग की जाती है। ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर हल्का सा गर्म होगा। कैपिलरी ट्यूब हल्की सी गर्म रहेगी। कंडेंसर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, कंडेंसर के पाइप ऊपर के शुरुआत के कुछ पाइप ज़्यादा गर्म रहेंगे, बीच वाले पाइप हल्का हल्का गर्म रहेगा और सबसे लास्ट वाले पाइप एकदम साधारण नॉर्मल रहेंगे। इस तरह से हर एक पाइप की रिपोर्ट लेते रहनी। आप प्रेशर चेक कर सकते हो। यहाँ पर प्रेशर ये 10-12 होता रहेगा। जब ये पूरे सिस्टम में टेम्परेचर बराबर सेट हो जाएगा तो उस वक्त यहाँ का रीडिंग 10 डिग्री पाउंड आ जाएगा, 10 pSig प्रेशर। और ये जो थर्मामीटर टेम्परेचर आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो कुछ ही समय में तुरंत 1 मिनट के अंदर वापस से 17.7 डिग्री सेल्सियस हुआ। इस तरह से हम लगभग -15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे। अभी की रीडिंग लगभग -2.4 है, ये और कम होती जाएगी। सेम प्रेशर चेक करते कि फ़िलहाल प्रेशर कितना है। प्रेशर एज इट इज़ जितना था शुरुआत में उतना ही है। अभी हम करंट की ओर आते हैं। करंट भी बराबर 0.5 एम्पेयर है। स्वेटिंग पाइप चेक करते हैं, सक्शन के ऊपर स्वेटिंग है क्या। ये तो कोई पानी की बूंदे दिखाई दे रही है, मतलब स्वेटिंग भी आ गई है, अर्थात गैस पूरी तरह से रिफिल हो चुका है। कंप्रेसर ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा है, स्मूथ चल रहा है, परफेक्ट है। करंट, प्रेशर, अभी का टेम्परेचर -11.7 है, ये और कम होते जाएगा। प्रेशर चेक करते हैं। प्रेशर 10 pSig। करंट 0.5, 0.4, 0.5। ये 0.5 पे स्टेबल रहेगा। कुछ लास्ट में सब करने के बाद चार्जिंग लाइन यहाँ से निकालनी है ना आपको एनआरवी से, तो एनआरवी से चार्जिंग लाइन निकालने का पोजीशन भी क्या है कि चार्जिंग लाइन को पीछे ऐसे खींच के रखना है और इस नट को ऐसे घुमाना है। जो कैप है, इस कैप में बुश है कि नहीं चेक करना है। बुश सही तरह से होना चाहिए। फिर इस बुश को और कैप को एनआरवी पे टाइट कर देना है। को खोल के देखते हैं कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कैसे है। ये जो फ्रिज की सभी ट्यूब्स है, इस ट्यूब्स के ऊपर हल्का हल्का भी आइस आना चालू हो गया है। ये देखो ऊपर की ओर आप देख रहे हो, यहाँ पर अभी हल्का हल्का आइस आना चालू हो गया है। मतलब इसमें अभी गैस फिलिंग पूरी तरीके से प्रॉपर हो गया है। इसी तरह से सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में गैस चार्जिंग की जाती है।
कंप्रेसर का साउंड चेक कर रहे हो तो कंप्रेसर भी नॉर्मल चल रहा है, स्मूथ है, इतना भी ज़्यादा आवाज़ नहीं है। रिटर्न के पाइप पे स्वेटिंग देख रहे हो तो इस पे भी ऐसे पानी की बूंदें आ गई। मतलब अभी फ़िलहाल आपका रेफ्रिजरेटर प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से रेफ्रिजरेटर रिलेटेड आपको अधिक जानकारी हासिल करनी है, आपको रेफ्रिजरेटर का काम सीखना अधिक प्रिय है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जो जो वीडियोस रिक्वायर्ड है, जो जो वीडियोस देखने, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आपको दिखा सके और आपका ज्ञान बढ़ा सके। जो अभी हमने रेफ्रिजरेटर बनाया वो यही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी, और आपने ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद कह सकता हूँ। थैंक यू।